स्टूडेंट वेलकम टू नेट क्रैकर्स। मैं अनुराग शर्मा इस चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। क्या आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं जून 2025 में होने वाले यूजीसी नेट एग्जाम के लिए? क्या आपके दिमाग में भी ये सवाल है कि पढ़ाई की शुरुआत कहां से की जाए, प्रिपरेशन को कहां से स्टार्ट किया जाए, किस तरह से प्रिपेयर किया जाए, किन किताबों को रेफरेंस में लिया जाए, किन सोर्सेस का सहारा लिया जाए ताकि ऑन टाइम आपका सिलेबस कंप्लीट हो और फाइनली आप अपना जो ड्रीम है एकेडमिक्स में आगे बढ़ने का, एज अ टीचर पढ़ाने का या फिर पीएचडी करने का, वो फुलफिल कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहला स्टेप जो होगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो फर्स्ट स्टेप आपका होता है वो हमेशा ये होना चाहिए कि आप उस एग्जाम के सिलेबस को समझें। यूजीसी नेट का सिलेबस एनटीए की वेबसाइट पर अवेलेबल है या आप यूजीसी की वेबसाइट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि अपडेट हुआ जनवरी 2019 के अंदर, जहां पर आपके पुराने सिलेबस में सिर्फ 5 मेजर एरियाज थे। यहां पर इनको डिवाइड करके 10 में बांट दिया गया। नाउ यू हैव 10 यूनिट्स इन पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस सिलेबस यूजीसी नेट। अब ये 10 यूनिट्स हैं क्या? सबसे पहली यूनिट की अगर मैं बात करूं तो पॉलिटिकल थ्योरी के तौर पर आप उसको जानते हैं। सेकंड है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। इन दोनों को हम कंबाइन करके समझ लेते हैं, ठीक है, बिकॉज दोनों ही यूनिट्स जो हैं वो पहले एक ही सिलेबस का हिस्सा हुआ करती थी, अब इनको डिवाइड कर दिया गया है। उसी तरह से फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स को आप पढ़ते हैं। तो जो फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं ये एक तरह से थॉट से, आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई है। इसके बाद आती है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, जो बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है या एक ऐसा एरिया है पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो कंपैरेटिव एस्पेक्ट्स पे अलग अलग चीजों को डिस्कस करता है। फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म क्या है, ठीक है, या कॉलोनिज्म क्या रही, डिफरेंट रिजीम्स क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर आता है इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन, एंड इंटरनेशनल रिलेशन इज इनकम्प्लीट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द यूनिट नंबर 6 विच इज इंडियन फॉरेन पॉलिसी। आप जब भी इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ेंगे इंडिया में रह के या किसी भी देश में रह के, तो उस देश की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको समझना भी बहुत जरूरी होगा। इसके बाद यूनिट नंबर 7 एंड 8, ये दोनों ही यूनिट्स दो चीजों से डील करती हैं। पहली तो है आपके कॉन्स्टिट्यूशन से, कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे सामने कैसे आया, उसकी हिस्ट्री क्या रही, कॉलोनियल हेरिटेज जो थी उसका क्या इम्पैक्ट हुआ उसके ऊपर, करंट सिनेरियो में ये क्या है, कंटेम्पररी इश्यूज क्या हैं, साथ ही लैंडमार्क जजमेंट जैसी चीजें इधर पढ़ते हैं आप। फिर यूनिट नंबर 8 के अंदर आप जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर, साथ ही जो मेजर मूवमेंट्स रही उनको आप डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स बेसिकली है क्या, उसको हम समझते हैं। देन यूनिट नंबर 9 एंड 10 हमारी आती है विच इज डील विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली, ठीक है। यूनिट नंबर 9 तो आप कोरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से पढ़ते हैं, बट वहीं यूनिट नंबर 10 जो है वो इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एस्पेक्ट्स को डिस्कस करता है। बहुत बेसिक चीजें आप यहाँ पढ़ेंगे, ग्रास रूट गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, मनरेगा क्या है, आरटीई क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आप पढ़ते हैं। अब इस ओवरऑल सिलेबस को एनालाइज अगर किया जाए तो सबसे जरूरी ये होता है कि जब एक बार आप सिलेबस को एनालाइज करें तो आप ये चीज ध्यान में रखिए कि आपने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स में पढ़ा क्या है। दूसरा सवाल यहाँ पर यही आता है, भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, डीम टू बी यूनिवर्सिटीज हैं या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, हर जगह सिलेबस में वेरिएशन आपको मिल सकता है। बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो आपके लिए बिल्कुल एलियन भी हो सकते हैं, रीजन आपकी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में वो था ही नहीं, चाहे वो ग्रेजुएशन हो या मास्टर्स हो। ऐसे में जब आप एक बार यूजीसी नेट के सिलेबस को एनालाइज करेंगे तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें से कौन सी चीजें आप पढ़ चुके हैं, कौन सी चीजें आपने कभी नहीं पढ़ी, एंड ऑफ कोर्स जो चीजें आपने नहीं पढ़ी उनके सोर्सेस फाइंड करना, करेक्ट सोर्स फाइंड करना बहुत जरूरी होगा कि इन चीजों को मैं कहां से पढ़ूं यूजीसी नेट के लेवल पे। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है ये समझना कि जब इस सिलेबस के गो थ्रू आप हो रहे हैं तो किस लेवल तक इस सिलेबस को पढ़ा जाए। अब यहां पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि भाई ये लेवल क्या है सर, लेवल से क्या कहना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि भाई कहां तक इसको पढ़ा जाए। अब देखिए, जब मैं इस लेवल की बात कर रहा हूं कि किसी चीज को समझने का पॉइंट क्या है, तो वो ये है कि आपकी नॉलेज कहां स्टैंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बेसिक टॉपिक उठाया, आपने पढ़ा प्लेटो को, ओके। अब आप प्लेटो को पढ़ के आ रहे हैं अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स की किताबों से, पर यूजीसी नेट का जो क्वेश्चन है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है उसके बेसिस पे एक तरह से डिजाइन किया गया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो ये हो सकता है बहुत टफ क्वेश्चन हो, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स हो जो आपने कभी नहीं सुने हैं।
तो ऐसे में क्या आपको हेल्प करने वाला है, आप कैसे समझ सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर आप PYQs का सहारा लेंगे। PYQs आपको बताएंगे कि किसी भी टॉपिक पे किस लेवल तक का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बट यहाँ पर एक और चीज समझनी जरूरी है, जब आप PYQs के गो थ्रू होते हैं तो मोस्टली स्टूडेंट्स अपने दिमाग को उन PYQs तक फ्रेम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी थिंकर को पढ़ा या किसी एक टॉपिक को पढ़ा जिससे पिछले 10 सालों में या 5 सालों में कुछ पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप कहीं ना कहीं मान लेते हैं कि इससे जब क्वेश्चन आना है तो यहीं से आना है, बाकी जगहों से नहीं आना। एंड ऑफ कोर्स ये ह्यूमन नेचर भी है और ये प्रैक्टिस हम बचपन से ही करते आए हैं। होता था ना स्कूल में जाके टीचर से कि भैया सर बायोलॉजी में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, आप टिक कर दीजिए। तो उसी तरह से हम PYQ से अपने दिमाग के फ्रेम को सेट कर लेते हैं कि भाई यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। बट आपको बता दूं कि वो टाइम चला गया जब आपके पेपर के 1 या 2 सेट हुआ करते थे। आज 4-4 5-5 सेट में पेपर बनते हैं, क्वेश्चंस में वेरिएशन आ सकता है। यहाँ पर बहुत जरूरी है कि आप अपने सिलेबस में किसी भी टॉपिक में कोई ऐसा पार्ट ना छोड़ें विच इज अ मेजर पार्ट, भले ही उससे क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं पूछा गया। ठीक है, आपको कवर सब कुछ करना है। एंड बिकॉज यू हैव अ सफिशिएंट टाइम, आपके पास 6 महीने का लगभग समय है। जनवरी ऑल दो मिड में आ चुका है, बट स्टिल यू हैव अ गुड टाइम। हार्डली 3 से 4 महीने में आपका सिलेबस विद डिटेल्ड एनालिसिस कवर हो जाएगा। 1 महीना शायद किसी भी अच्छे स्टूडेंट को रिवीजन के लिए काफी है। एंड उसके बाद PYQs वगैरह को अगर आप बहुत अच्छे से गो थ्रू होते हैं तो डेफिनेटली वो आपकी नॉलेज में एड ऑन करेगा। हाउ यू कैन अप्रोच फॉर दिस, आप कभी भी जब कोई एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली आप PYQs को खंगालना स्टार्ट ना करें। व्हाट आई रियली सजेस्ट, फॉर एग्जांपल अगर आप इस एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आप प्लेटो को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक एक एक्सपेक्ट्स को देखिए। आप इंटरनेट के सोर्सेज का इस्तेमाल कीजिए, आप मार्केट में मिलने वाली किताबों का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, एंड नाउ यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप घर बैठे बैठे यूट्यूब जैसे चैनल से पढ़ सकते हैं। इन सब के गो थ्रू होने के बाद आप अपने कुछ कॉन्क्रीटेड नोट्स जो हैं उनको तैयार कीजिए। अब जब आपको लगेगा कि आप काफी कुछ पढ़ चुके हैं, नाउ अब आप PYQs को अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए और वो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो इस टॉपिक से पूछे गए हैं उनको देखिए। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं जो आपने कभी नहीं पढ़े, जो पॉइंट्स आपने कभी नहीं पढ़े, तो अपनी एग्जिस्टिंग नोट्स के अंदर या मैं कहूँ आपका जो नॉलेज बेस है उसके अंदर उन PYQs की नॉलेज को ऐड ऑन करते रहिए। तो डेफिनेटली इससे आपका ये पार्ट भी कवर होगा और ये पार्ट जो है बेटर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आई डोंट नो व्हाई मोस्ट ऑफ द टीचर सजेस्ट कि आप PYQs को साथ में करते हुए चलिए। नो डाउट कि ये तरीका अच्छा हो सकता है, बट प्रैक्टिकली जब हम ऑफलाइन क्लासेस में इस तरीके को देखते थे तो बच्चे अटक जाते थे, उनकी सुई अटक जाती थी PYQs की तरफ। कह रहे सर आप ये पढ़ा रहे हैं, इससे तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं, या सर हमने ये वाला टॉपिक जो है PYQs में देखा है, इस टॉपिक को हम डिटेल में क्यों नहीं पढ़ रहे। कहीं ना कहीं आप फिक्स हो जाते हो कि आपको लगता है कि बस यही से यही पूछा है एग्जामिनर ने और एग्जामिनर को शायद इसके अलावा कुछ नहीं आता होगा, आपको ऐसा लगता है और आप उन्हीं पे अटक जाते हो। डेफिनेटली PYQ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि PYQ ही आपको बताएंगे कि क्वेश्चन किस डेप्थ तक और किस लेवल तक आ सकता है। बट यस, आप ये ना करिए कि आप उस टॉपिक के मेजर एरियाज को छोड़ के जा रहे हैं ये मान के कि यहाँ से कुछ पूछा नहीं जाता। चलिए अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हम समझ गए कि सिलेबस को आपने समझ लिया है, ठीक है। अब सेकंड मेजर स्टेप जो है वो होता है कि आप जब सिलेबस के गो थ्रू होंगे तो आपको एक करेक्ट सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। उसी सीक्वेंस से आपको अपना पूरा सिलेबस पूरा करना है ताकि आप उसको वन बाय वन स्टेप टू स्टेप जोड़ सकें। फॉर एग्जाम्पल यूजीसी नेट की मैं बात करता हूँ, हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, पॉलिटिकल साइंस का टीचर हूँ, तो मैं उसी के हिसाब से बात करूंगा। सबसे पहली यूनिट जो है हमारी हमारे सिलेबस के अंदर बेसिकली हम 5 उसमें ही इसको बांट के चलेंगे। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 जो है हमारी बेसिकली जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स का पार्ट है उसको कवर अप कर रही है। सेकंड में आप पढ़ते हैं WPT वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और थर्ड यूनिट जो है दैट इज IPT इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। अब अगर मैं आपके सिलेबस में जो यूजीसी ने सिलेबस दिया है उसके हिसाब से चलूं तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? लिबर्टी क्या है, इक्वालिटी क्या है, पावर का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सब चीजें पढ़ेंगे। बट जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं तो इनके अंदर जिक्र किसका हो रहा है? प्लेटो का हो रहा है, अरिस्टोटल का हो रहा है, मैकियावेली का हो रहा है, हॉब्स का हो रहा है, या ऐसे ही थिंकर्स का हो रहा है। तो जब हमें समझ में आ रहा है कि सबसे पहले जिक्र किनका हो रहा है तो हमें उसके हिसाब से चलना चाहिए।
टेक्निकली जो सही सीक्वेंस होना चाहिए इन यूनिट्स में वो होना चाहिए ये। सबसे पहले आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2 विच डिस्कस अबाउट द वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। अब जब ये आप पढ़ के चल गए हैं आगे, तो अब आपके लिए इन कॉन्सेप्ट्स को, ये आए कहां से कॉन्सेप्ट और ये कहां इस्तेमाल हुए, उनके बारे में आपको जानकारी ऑलरेडी मिल चुकी है। अब आप यूनिट नंबर 1 को कवर अप कीजिए विच इज थ्योरी या कॉन्सेप्ट या ट्रेडिशन जो इसके अंदर है। इन सब चीजों को आप पढ़ेंगे। साथ ही एक और चीज आपको याद रखनी है, जब आप थ्योरीज को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे रियलिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म, ये सारी थ्योरी एग्जिस्ट करती हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म, मल्टीकल्चरलिज्म। मोस्टली थ्योरी एज इट इज विद द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन यूनिट नंबर 5 में आपको पढ़नी है। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि यहाँ पर ये पॉलिटिकल साइंस के एक्सपेक्ट से बात करेंगे और वहां पर इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपेक्ट से। दोनों ही जगह थिंकर्स जो हैं वो बदल जाएंगे, कंप्लीटली नहीं बदलेंगे बट कई सारे नए थिंकर्स एड ऑन हो जाएंगे। जब आप रियलिज्म को पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 1 के अंदर, तो यहीं पर आप न्यूरियलिज्म क्या है, नवोदारवाद क्या है, मेजर एक्सपोनेंट्स कौन है उसके, कौन सी मेजर राइटिंग है, आईआर में उसका क्या रोल है, उसको वहीं पर आप एड ऑन करते हुए चलिए, विच एक्चुअली एंड रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दी ओवरऑल कॉन्सेप्ट कि भाई थ्योरी में इसका क्या रोल है एंड इंटरनेशनल रिलेशन के पर्सपेक्टिव से इसका क्या रोल है। एंड डेफिनेटली जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, पीवाई क्यूज को, एमसीक्यूज को, सो रियली गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। इसके बाद अब जब ये दो चीजें आप पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ गया है कि भाई इन कॉन्सेप्ट्स का ओरिजिन कहां से हुआ है। फॉर एग्जांपल मार्क्सिज्म को आपने पढ़ लिया है अच्छे से यहाँ पर। अब आप पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 विच इज आईपीटी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। इंडियन पॉलिटिकल थॉट आप पढ़ेंगे तो जब ब्रिटिशर्स भारत में थे और उस समय भी ये कहा जाता था और वेस्टर्न थिंकर हमेशा कहते रहे कि इंडिया ने कुछ नया नहीं दिया, वो तो यहीं के कॉन्सेप्ट्स को बांचते रहते हैं, बट टेक्निकली ये बात गलत है। मोस्टली थ्योरीज जो इंडिया में डिस्कस होती हैं, अगर हम एंशिएंट इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की बात करें तो वो कंप्लीटली अलग है, उनका वेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। यस, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट्स में आपको जरूर झलक दिखेगी कि वेस्ट से आइडियाज को बोरो किया गया और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में उनको रिप्रेजेंट किया गया, विच इज वेरी नेसेसरी, और ये होता ही है, पूरी दुनिया में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें दिखेगा कि जब एमएन रॉय जैसे थिंकर आते हैं, सोशलिज्म की बात करूं, मार्क्सिज्म की बात करूं, ये सारे आइडियाज वेस्ट से बोरो किए गए बट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इनको रखा गया। अब क्योंकि ये चीजें आप पहले पढ़ चुके हैं तो इनको पढ़ना और इनको समझना और इनकी एप्लीकेशंस उस टाइम पर क्या थी वो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है समझना। अब इसके बाद जब ये 3 यूनिट आपकी कवर हो जाती है तो आप ये मानिए कि पॉलिटिकल साइंस का जो इनिशियल बेस है वो आपके दिमाग में फिक्स हो चुका है। इसके बाद आप 2 यूनिट्स को फोकस करेंगे। यूनिट नंबर 5 हमारी इसके बाद होगी एंड इसके बाद होगी यूनिट नंबर 6। अब यूनिट नंबर 5 को जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर इसका जो फर्स्ट पार्ट है विच इज डीलिंग विद द पॉलिटिकल थ्योरीज, इंटरनेशनल रिलेशंस की थ्योरीज जो है बेसिकली, उसका मैक्सिमम हिस्सा आप ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं पहले। यहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट बदल जाएंगे, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल थ्योरीज यहाँ पर एड ऑन हो जाएंगी जिनके गो थ्रू आप हो जाएंगे। पहली चीजें आप पढ़ चुके हैं थ्योरी के फर्स्ट यूनिट के अंदर, तो काफी चीजें यहाँ पर पिक्चर क्लियर हो चुकी होंगी। दैट मींस इस यूनिट का जो बेस है वो आपके दिमाग में ऑलरेडी फिक्स होगा। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस है क्या। अब यहाँ पर आप यूनाइटेड नेशन कैसे है, कोल्ड वॉर का एरा क्या रहा, ठीक है, पोस्ट एंड प्री कोल्ड वॉर एरा जो था उसको भी हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। एंड देन हम लोग समझते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का रोल क्या है। अब यहाँ पर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस को आप पढ़ने जा रहे हैं, चाहे वो यूरोपियन यूनियन की बात करूं मैं, चाहे वो मैं यूएन की बात करूं, इन सबको जब आप पढ़ेंगे तो इनको 2 पर्सपेक्टिव से आप पढ़ेंगे। एज अ ऑर्गेनाइजेशन ये क्या है, इनका रिलेवेंस कंटेम्पररी टाइम में क्या था, किस तरह से इनकी शुरुआत हुई, एंड द रोल इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया और इंडियाज रिलेशन विद दीज ऑर्गेनाइजेशन, ये आप लोग यहाँ पर पढ़ के चलेंगे। इससे अगेन आपके लिए आने वाली यूनिट में जो चीजें पढ़नी है वो काफी सिंप्लीफाई हो जाएंगी, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि जैसे जैसे चीजें डेवलप हुई, अब 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो भारत का रोल जो था वो इंटरनेशनल रिलेशन में होने वाली घटनाओं से जुड़ गया। ऑल्दो 1945 में ही हम यूएन का हिस्सा बन चुके थे, बट 47 में हमें ऑफिशियल इंडिपेंडेंस मिली और उसके बाद हमारा जो रोल था एज अ कंट्री इस रीजन के अंदर वो कितना ज्यादा ग्लोरीफाई हुआ, मजबूत हुआ, क्या अप एंड डाउन हमने इन रिलेशंस में देखे, वो सब हमें समझ में आना लग जाता है यहीं से। अब यूनिट नंबर 6 में जब आप आएंगे तो यहाँ पर इंडिया ने आफ्टर 1947 टिल डेट क्या चीजें अचीव की हैं, क्या ड्रॉबैक्स रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है, चाहे वो हमारी नेबरिंग कंट्री से है या सुपर पावर्स के साथ है, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो किस तरह वर्क करती है, आप ये सब समझेंगे।
अब इस सीक्वेंस को समझने की कोशिश कीजिए। आपने जब पहली 3 यूनिट पढ़ी थी, आप पॉलिटिकल साइंस को अच्छे से समझ गए थे। ये 2 यूनिट आपकी जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगी अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ करंट अफेयर्स एंड लॉट ऑफ कंटेम्पररी इवेंट्स व्हिच वी नीड टू ऐड इन दीज टॉपिक्स। और जब ये ऐड ऑन हो जाएंगे तो आपकी ओवरऑल नॉलेज इन टॉपिक्स को लेके बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगी। एंड आई कैन अश्योर यू कि आपके सिलेबस में ये 5 यूनिट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी कि इनसे आने वाले अगर सारे क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करते हैं तो ये 5 यूनिट भी आपकी नैया पार लगा सकती है। अब इन यूनिट्स के बाद हम लोग नेक्स्ट जो टारगेट करेंगे वो होगी यूनिट नंबर 7 एंड यूनिट नंबर 8। यूनिट नंबर 7 बेसिकली बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। ओके, यहां पर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, किस तरीके से ब्रिटिशर्स के एरा में एक्ट आए जिन्होंने आगे चलकर जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, फ्रेम हुई, उसमें क्या रोल प्ले करा। स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से सामने आया, आप उसको पढ़ते हैं। एंड ये प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसके साथ इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, क्या अमेंडमेंट्स आए, क्या एक्ट आए, उसको आप पढ़ेंगे। टिल डेट क्या क्या चेंजेस हुए उसको आप पूरा सीरीज में लेके आएंगे। साथ ही यहाँ पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो पिलर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको आप पढ़ते हैं वन बाय वन। चाहे वो एग्जीक्यूटिव की बात हो रही है, यूनियन की बात हो रही है, फेडरलिज्म की बात हो रही है, इन सबको हम पढ़ते हैं। जुडिशरी क्या है भारत के अंदर, अलग अलग कमीशन जो हैं, इनको आप पढ़ते हैं। साथ ही लैंडमार्क जजमेंट्स जिन्होंने इम्पैक्ट किया है बहुत ज्यादा, और जो इस रिलेवेंस में जरूरी है कि फंडामेंटल राइट्स की एप्लीकेशन कितनी जरूरी है, इन सारे एस्पेक्ट्स को आप यहाँ पर पढ़ते हैं और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ी इस यूनिट को कंप्लीट करते हैं। आफ्टर दैट यूनिट नंबर 8 हमारे सामने आती है, विच डील्स विद दी, यहाँ पर भी देखिए थोड़ा हिस्टोरिकल पार्ट है, क्योंकि अलग अलग टाइम पे जो मूवमेंट्स हुई उनको हम यहाँ पढ़ेंगे, जिसमें प्री इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी शामिल है, पोस्ट इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी शामिल है। साथ ही इंडिया में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस किस तरह वर्क कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज क्या हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, रीजनल पॉलिटिक्स क्या होती है, लोकल पॉलिटिक्स क्या होती है, इन सारे एस्पेक्ट्स को आप पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ साथ आप एक और इम्पॉर्टेंट चीज के गो थ्रू होते हैं। अभी तक जब आपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था तो आपने एक मैकेनिज्म को समझा, बट उस मैकेनिज्म की एप्लीकेशन क्या हो रही है वो आपको यूनिट नंबर 8 के अंदर समझ में आ जाएगी। अब इस सीक्वेंस में हमारी जो अगली यूनिट होनी चाहिए, वैसे तो यूनिट नंबर 9 होनी चाहिए, बट क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के गो थ्रू हो रहे हैं तो हमें यूनिट नंबर 10 को पढ़ना चाहिए। वाई? क्योंकि यूनिट नंबर 10 में आप क्या पढ़ रहे हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या है, मनरेगा क्या है, आरटीई क्या है, ठीक है, इस तरह की चीजें जो हैं अब इसी सीक्वेंस को जोड़ रही हैं आगे। आपने रिसेंटली अभी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा है, हिस्ट्री को समझा है, मूवमेंट्स को समझा है, सब कुछ समझा है, तो अब इंडिया में किस तरह का से जो पॉलिसीज हैं, गुड गवर्नमेंट की जो बात है, गुड गवर्नेंस जो है, ग्रास रूट गवर्नेंस जो है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये 3 स्टार सिस्टम, ये सब क्या है ये आप यहाँ पढ़ लेते हैं। साथ ही डिफरेंट स्कीम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं लगातार, चाहे वो करंट टाइम में आई हुई स्कीम हो या पिछले कुछ सालों में आई हुई स्कीम हो जिससे कोई रिलेटेड मेजर करंट अफेयर है, वो सब यहाँ पर आप पढ़ेंगे। अब इस तरीके से आपकी 8 यूनिट 80 क्वेश्चंस 160 मार्क्स हो गए हैं। यू कैन नाउ क्लियरली क्वालिफाई योर जेआरएफ, बट हमने जैसा पहले कहा था कि कुछ छोड़ना नहीं है, हमें सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अब हम आएंगे यूनिट नंबर 9 की तरफ, विच डील्स विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जिसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझ लिया उसके लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज ये यूनिट आपको एक्चुअल में बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। बट जिन बच्चों को थ्योरी पढ़ना ज्यादा पसंद नहीं है, शायद वो थोड़ा बोर हो जाते हो, बट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग एक सब्जेक्ट है, जो आपको बताता है किस तरह से वो कॉन्सेप्ट जो किसी एक कंपनी को या इंडस्ट्री को ठीक करने के लिए लाए गए, वो आज के टाइम में भी किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम को ठीक करने में, स्पेशली जब मैं बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है, जो लोगों से डीलिंग का तरीका है, उसको ठीक करने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। अलग अलग थिंकर्स को आप पढ़ेंगे, मैरी फॉरेट पार्कर को आप पढ़ेंगे, पीटर डकर को आप पढ़ेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स ने किस तरह से बदलाव लाया उसको भी हम समझेंगे, बड़े तौर पर समझेंगे। साथ ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि यहाँ थ्योरी के साथ साथ नॉलेज भी बहुत ज्यादा है। इसके बाद हम लास्ट जो यूनिट डिस्कस करेंगे, दैट इज यूनिट नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर यूनिट नंबर 4 को लास्ट में डिस्कस करने की भी एक वजह है। यूनिट नंबर 4 पे जब आप लास्ट में आएंगे तो जब तक आप वो सारे टॉपिक्स पढ़ चुके हैं जो पॉलिटिकल साइंस के मेजर एरियाज हैं,
तो यहाँ पर जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे विच इज इन कंपेरेटिव सेंस, तो उनको पढ़ना, उनको समझना और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर करना बहुत आसान होगा। मैंने ऐसा क्लासेस में बहुत बार नोटिस किया है, जब हम लोग कंबाइंड टेस्ट देते हैं तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, पॉलिटिकल थ्योरी से पूछा गया है, डब्ल्यूपीटी से पूछा गया है या कंपेरेटिव से पूछा गया है। क्योंकि जो क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे वो कंपेरेटिव सेंस में होंगे। अगर आपने इस यूनिट को अच्छे से पढ़ा है तो आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाएंगे, बट अगर आप इसको ऊपर ऊपर से पढ़ के निकले हैं तो शायद वो मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर भी नेशनलिज्म से क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर भी डेमोक्रेसी से क्वेश्चन आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं थॉटिकली कंपेरेटिव सेंस में होने वाले हैं। यहाँ पर अब आपको समझ में आएगा कि पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस क्या है। साथ ही सीक्वेंस के साथ ना सिर्फ अपने सिलेबस को आप एक नॉलेज ट्रैक पे ला सकते हैं, बट आप खुद को अश्योरिटी दे सकते हैं दैट यू गोइंग टू क्वालिफाई द एग्जाम। मैं एक बार फिर लास्ट में सिलेबस को पूरा सा आपके सामने रखता हूँ। पहले ये 3 यूनिट, यूनिट नंबर 2, 1, 3, देन 5, 6, देन 7, 8, 10, देन 9 एंड 4, हम इस तरीके से वन बाय वन इस सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। एंड आई एम वेरी मच श्योर के जब आप इस सीक्वेंस में आगे चलेंगे तो ना सिर्फ आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, बट फॉर द फ्यूचर एज वेल आपके पास एक कितना अच्छा नॉलेज ट्रैक होगा जो आपको एकेडमिक्स में भी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। आई होप ये सारे पॉइंट्स जो आज मैंने डिस्कस किए आप लोगों को बहुत काम आने वाले हैं और आप अपने सिलेबस पे इसी तरह चलेंगे। आप भी नेट क्रैकर्स के चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल या मैसेजेस कर सकते हैं। साथ ही हमारे ऑनलाइन बैचेस जो 20 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, जो कि जून 2025 के एग्जाम को फोकस करके स्टार्ट किए गए हैं। इसी के साथ साथ आप इंडिया में कहीं पर भी रहते हो, आप घर बैठे बैठे हमारा पोस्टल मटेरियल जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम्स में अवेलेबल है उसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।